चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो चीजें नजर आ रही होंगी, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, चेंजेस इन इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेफरल मेथड ऑफ अकाउंटिंग के तहत, डेफरल मेथड ऑफ अकाउंटिंग के तहत किस तरह से प्रेजेंट हो रही होगी, उसका एक स्पेसिमेन, उसका एक फॉर्मेट देखते हैं और फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। तो आपकी स्टडी टेक्स्ट का ही जो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है, इसमें हेडिंग नंबर 7 आ रही है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखें, इस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम 5 तरह के स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ना, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, चाहे हम डेफरल मेथड के तहत अकाउंटिंग करें, चाहे हम रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत अकाउंटिंग करें, चाहे हम डेफरल मेथड के तहत अकाउंटिंग करें या रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत अकाउंटिंग करें, दोनों ही मेथड ऑफ अकाउंटिंग में जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेम बन रही होगी। दोनों ही मेथड ऑफ अकाउंटिंग में जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेम बन रही होगी। फर्क जो आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और चेंजेस इन नेट एसेट्स में आएगा। डेफरल मेथड के तहत थोड़ा डिफरेंट वे में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनेगी, और रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में थोड़ा डिफरेंट वे में हम चेंजेस इन नेट एसेट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर कर रहे होंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ डेफरल मेथड का फॉर्मेट देख रहे हैं। तो अगर आप अपने पास नेक्स्ट पेज पर आए, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट, इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट आ रहा है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, इसके भी 2 तरह के फॉर्मेट है। इसके भी 2 तरह के फॉर्मेट है। आपके सामने जो पहला वाला फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में अगर आप देखें तो सिंगल कॉलम बैलेंस शीट आ रही है। सिंगल कॉलम बैलेंस शीट आ रही है, डबल कॉलम में कंपैरेटिव और करंट ईयर का, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन सिंगल कॉलम में। बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल एसेट्स, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आ रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स, कलेक्शन। सर कलेक्शन क्या चीज होती है? एंटीक्स वगैरह जो कि डेप्रिशिएट नहीं हो रहे होंगे, जो एंटीक पेंटिंग, एंटीक कोई भी मुजस्मा है, स्कल्पचर है या कोई भी और एंटीक चीज है, उसे हम कलेक्शन के नाम से शो कर रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स में हमारे पास ऑफिस सप्लाईज स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ग्रांट कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसी तरीके से फंड बैलेंस स्लैश नेट एसेट, जो डिफरेंट तरह के फंड्स मैंने आपको यहां एक्सप्लेन किए थे कुछ देर पहले। हर फंड का अलग बैलेंस नजर आ रहा है। स्टेटमेंट नेट एसेट्स रिस्ट्रिक्टेड फॉर एंडोमेंट, net assets externally restricted for specific project, net assets internally restricted for specific project, general fund unrestricted net assets। जो हमने डिफरेंट तरह के फंड्स और कंट्रीब्यूशन कवर किए, उसी तरह से सारे फंड के बैलेंसेस सेपरेटली यहाँ पे शो हो रहे हैं। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, लोन आ रहा है, करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड कंट्रीब्यूशन और एक्रूड एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो ये बैलेंस शीट मोर और लेस वैसे ही है जैसे हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट ऑलरेडी पास्ट में बनाई है। अगले पेज पर आए तो अगले पेज पे आपके पास एक और फॉर्मेट आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मल्टी कॉलमनर फॉर्मेट। मल्टी कॉलमनर फॉर्मेट अब कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। बस यहाँ पे सारे नंबर सिंगल कॉलम में नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द फंड, एज पर द फंड मल्टी कॉलम आ रहा है। लाइक हमारे पास एसेट लायबिलिटीज तो वही है जो हमने सिंगल कॉलम में देखे थे, लेकिन ये एसेट और लायबिलिटीज को हमने मल्टीपल कॉलम में ब्रेक किया हुआ है कि जनरल ऑपरेशंस में, स्पेशल प्रोजेक्ट्स में, एंडोमेंट में और टोटल में। आपको यहाँ कोई बहुत ज्यादा अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको एग्जामिनर अगर इस तरह का सवाल पूछता है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इतना 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 अमाउंट इन फंड से पर्टेन करता है, या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ये अमाउंट इतना परसेंट इस फंड से, इतना परसेंट इन फंड से, इतना परसेंट इन फंड से। तो आपको इस अमाउंट को बेसिकली सिंपली ब्रेक करके सेपरेट फंड में प्रेजेंट करना पड़ेगा। सिंगल कॉलम बैलेंस शीट में क्या होगा कि हमारे पास एक सिंगल कॉलम में सारी चीजें आ रही होंगी, एसेट और लायबिलिटीज। मल्टी कॉलम में क्या होगा कि हमारे पास जो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज है उसे हम फंड वाइज ब्रेक करके बना रहे होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर आपको इंफॉर्मेशन किस तरह की देता है। बाकी चीजें वही आ रही है, कैपिटल एसेट्स, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट्स, करंट ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या ये चीज समझ आ रही है हमें? इसके बाद हमारे पास आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अब ये जो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको दिखा रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 21, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेफरल मेथड की है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड हो चाहे वो डेफरल मेथड हो, दोनों की सेम बनेगी। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के 2 तरीके हैं, या तो सिंगल मेथड या मल्टी कॉलम मेथड।
लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर और चेंजेस इन नेट एसेट रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में हम अलग तरह से बनाएंगे, डेफरल मेथड में हम अलग तरह से बनाएंगे। अभी फिलहाल हम डेफरल मेथड देख रहे हैं। डेफरल मेथड में जो आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है, ये सिंगल कॉलम आ रहा है, यानी पहले आपके पास इनकम आ रही है। हमने आज की क्लास में जो कंट्रीब्यूशन कौन कौन सी इनकम में लेके जानी है, कौन कौन सी रेवेन्यू में लेके जानी है, वो सारी चीजें यहाँ पे इनकम में आ रही होगी। एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं और हमारे पास इन दी एंड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी कि सरप्लस या डेफिसिट आ रहा होगा। इसके बाद आप अगर इलस्ट्रेशन नंबर 22 पर आए, अब इलस्ट्रेशन नंबर 20, 21, 22 इन तीनों को मैं साथ दिखाऊंगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 22 में हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत। इलस्ट्रेशन नंबर 22 में हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के तहत इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट आ रहा है। इसे हम फॉर द टाइम भी नहीं देख रहे। अगर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 23 पर आऊं, आगे बढ़े, आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 23 आ रही है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स डेफरल मेथड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स डेफरल मेथड। देखिए मैं क्या क्या चीजें देख रहा हूं। बैलेंस शीट जो कि रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड डेफरल मेथड में सेम है। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेफरल मेथड के तहत। एंड नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स डेफरल मेथड के तहत। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट पे जरा ध्यान दें। हमारे पास सबसे पहले डिफरेंट फंड्स आ रहे हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड स्पेशल फंड, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड स्पेशल फंड, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड एंडोमेंट फंड। फिर हमारे पास बैलेंस एट फर्स्ट जन, यानी कि साल के शुरू में इन सारे फंड्स का जो बैलेंस है जो कि अवेलेबल होगा या वर्कआउट करना होगा वो आ जाएगा। इसके बाद आ रहा है सरप्लस। इसके बाद आ रहा है सरप्लस। अब सरप्लस में अमाउंट कितना लिखा है सर? सरप्लस में अमाउंट लिखा है 598। अब ये 598 का नंबर देखिए कहां से आ रहा है सर। अगर मैं अपने पास इलस्ट्रेशन नंबर 21 पर आऊं, इलस्ट्रेशन नंबर 21 जहां पे हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेफरल मेथड का फॉर्मेट आ रहा था। सबको पता है मैं कौन सी चीज कहां दिखा रहा हूं? इसमें अगर आप इनकम और एक्सपेंडिचर के बाद देखें तो हमारे पास इनकम एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आ रहा है 598, यानी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस आया, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस आया वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में कहां चला गया सर? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में सरप्लस के नाम से आ गया अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड की कॉलम में। ठीक है सर। बाकी हमारे पास इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन, हमने अभी थोड़ी देर पहले कंट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग पढ़ी, तो इंडोमेंट फंड की कंट्रीब्यूशन कहां जा रही थी सर? इंडोमेंट फंड की कंट्रीब्यूशन इंक्रीज इन नेट एसेट्स में जा रही थी, तो वो इंडोमेंट फंड के कॉलम में आ गया 20। वो इंडोमेंट फंड के कॉलम में आ गया 20। फिर हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड ग्रांट एंड कंट्रीब्यूशन जो कि कोई एक्सटर्नल उसे पर्टेन करता है, तो वो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड फंड के कॉलम में आ गया 520। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम, अब इन्वेस्टमेंट इनकम जिस फंड से पर्टेन करता होगा उस फंड में आ जाएगा। ये वो इन्वेस्टमेंट इनकम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जा रही, डायरेक्ट चेंजेस इन नेट एसेट्स में आ रही है। फिर फंड यूटिलाइजेशन, अब ये फंड यूटिलाइजेशन समझिएगा। देखिए जो आपके जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से पर्टेनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आपके जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड से पर्टेनिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, वो तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी माइनस हुए में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस उठकर यहां पे आ गया था 598। लेकिन जो बाकी फंड्स हैं उनके एक्सपेंडिचर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आए। जो हमारा इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है या इंडोमेंट फंड है या एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं, इनके एक्सपेंडिचर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आए थे, तो इनके एक्सपेंडिचर्स को आप क्लब करके एज अ फंड यूटिलाइजेशन डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में बता रहे होंगे। क्या ये समझ आ रहा है? मैं अब फिर लास्ट और सेकंड लास्ट हमारे पास आ रहा है इंटरनली इंपोज रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर। जैसे कि मैंने कहा था ना कि हमने इंटरनली डिसाइड कर लिया कि हम हर साल कुछ पैसा एक सेट असाइड कर देंगे किसी भी पर्पस के लिए, तो इन्होंने क्या करा कि 25 अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड से हटाकर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में मूव करवा दिया। इसी तरह इन्होंने यहाँ पे 20 का ट्रांसफर किया है फ्रॉम जनरल फंड टू एंडोमेंट फंड।
तो जो फंड्स के दरमियान ट्रांसफर होगा, जो कि चेंजेस इन नेट एसेट्स में प्रेजेंट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट नहीं होगा। कोई पैसा इंटरनली सेट असाइड कर रहे हैं, इंटरनली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसे भी हम चेंजेस इन नेट एसेट्स में प्लॉट कर रहे होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्लॉट नहीं कर रहे होंगे। ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि इतनी सारी चीजें मैं एक साथ बता रहा हूं तो थोड़ा मेमोराइज करना, रिटेन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक दो सवाल करोगे आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज हमें कहां प्लॉट करनी है। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और चेंजेस इन नेट एसेट का एक फॉर्मेट था डेफरल मेथड के तहत। एक आसान सा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं तो हमें चीजें समझ आएगी। उस्मान स्टॉप कर दो।